स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल बीटी और बेस्ट में। हम लोग PC16, 12 और 21 तीनों में कवर करने वाला CPWA कोड पढ़ रहे हैं। CPWA कोड, और इसमें से हम लोग पढ़ेंगे आज चैप्टर 6 कैश। और ये कैश का पहला वीडियो है, फर्स्ट वीडियो, ठीक है। चैप्टर 6 कैश हम लोग पढ़ रहे हैं। देखिए, हम लोगों को CPWA कोड पढ़ना है, तो उसका मतलब है पब्लिक वर्क्स अकाउंट कोड। इसका मतलब है पब्लिक वर्क्स के जो डिविजन्स होते हैं उसमें होने वाले ट्रांजेक्शन्स के डिटेल। तो वहां पे किस तरीके के ट्रांजेक्शन्स होते हैं आपको पहले ही बता दिया गया है कि डिवीजन का जो ऑफिसर होता है, डिविजनल ऑफिसर यानी कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, ठीक है, वो एक ड्राइंग एंड डिस्बर्सिंग ऑफिसर होता है यानी डीडीओ होता है। और डीडीओ को यहाँ पे पेमेंट करने के पावर और रिसीट करने के लिए, ठीक है, वो कैश रिसीट भी कर सकता है और पेमेंट भी कर सकता है। किस पर्पस के लिए? किस पर्पस के लिए? अकाउंट पर्पस के लिए। हमें ये जानना होगा कि कैश क्या है और किस चीज को डिविजनल ऑफिसर रिसीट करेगा तो वो डिवीजन का कैश कहलाएगा। यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि हम जब पढ़ेंगे तो डिवीजन के कैश को पर्सनल कैश से अलग रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे पर्सनल कैश आपका डिविजनल कैश में मिलना नहीं चाहिए। और जब आपका डिविजनल कैश होगा तो इसको किन किन फॉर्म्स में रखेंगे। अच्छा, इससे पहले कि और हम कुछ बात करें, एक बात आपको जानना होगा कि आपको ये तो पता ही है कि डिविजनल ऑफिसर जो है वो ड्राइंग एंड डिस्बर्सिंग ऑफिसर है, लेकिन आप लोग को ये भी पता होगा कि डिविजनल ऑफिसर अकाउंटिंग अथॉरिटी भी है। अकाउंटिंग अथॉरिटी होने की वजह से इसके यहाँ पे जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो चाहे रिसीट के होंगे या पेमेंट के होंगे, वो सारे के सारे उनके अकाउंट्स में मेंटेन किए जाने चाहिए डे टू डे। और डे टू डे अगर अकाउंट्स में मेंटेन किया जाएगा तो वो कौन से अकाउंट में मेंटेन किया जाएगा? वो है कैश बुक। क्या मुझे आप लोग में से कोई भी एक बताएगा कि कैश बुक के लिए CPWA में कौन सा फॉर्म दिया गया है? कैन एनीवन कैन से? CPWA 3 है, कुछ और है? बोलिए। CPWA 1 कैश बुक, राइट राइट, बिल्कुल सही। तो याद कीजिए कि पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि यहीं से आप लोगों के CPWA के फॉर्म्स स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन चैप्टर 5 में एक और फॉर्म इंट्रोड्यूस हुआ था, वो CPWA 57 था। अगर आप लोग में से कोई मुझे एक बता सकेंगे कि CPWA 57 जो कि पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा था वो कौन सा फॉर्म था? Liability is a register of transfer awaited. बिल्कुल सही, एंड थैंक यू। तो कैश बुक जो है वो CPWA फॉर्म 1 है ना। और CPWA फॉर्म 1 से ही फॉर्म की स्टार्ट हो गई है। कुछ लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या उनको सारे के सारे फॉर्म्स याद करने पड़ेंगे? मैंने जवाब दिया नहीं, और ये सही है। आपको बिल्कुल रटना नहीं पड़ेगा, आप लोग बस मेरे साथ साथ उसको एक बार रिवाइज करते चलेंगे और आपको सारे के सारे फॉर्म यूं ही बिना मेहनत के याद हो जाएंगे। लास्ट में एग्जाम से एक दिन पहले जो लिस्ट मैंने आप लोगों से शेयर किया है PDF में, वो ये वाला है। इसकी आप लोग प्रिंट निकाल कर रख लीजिएगा। एक दिन पहले एक बार सरसरी निगाह से देख लीजिएगा, सारे का सारा फॉर्म याद हो जाएगा। इस बात को अभी बताने की वजह यह है कि इसी चैप्टर से पहला फॉर्म स्टार्ट हुआ है और अब धड़ाधड़ फॉर्म्स आते चले जाएंगे। तो अब आप थोड़ा सा फॉर्म्स को लेकर के केयरफुल हो जाइएगा। क्लियर है? आगे देख लेते हैं। तो कैश बुक मेंटेन करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि कैश रिसीट कर रहा है, पेमेंट कर रहा है। लेकिन आपके पास कैश बुक जो कि फॉर्म CPWA 1 में है, उसमें कौन सी एंट्री लेंगे और कौन सी एंट्री नहीं लेंगे, जितना ये बहुत इंपॉर्टेंट मसला है। उदाहरण के तौर पे आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि क्या कैश है। तो कैश के लिए क्या क्या लिया गया भाई? तो नंबर 1, अगर हार्ड कैश है यानी कि कॉइन एंड नोट, माने जिसको कहते हैं ना कैश एक्चुअल में जो हम लोग गिन सकते हैं, तो उसको हम लोग कैश तो कंसीडर करेंगे ही। दूसरा, अगर वो चेक भी है, ध्यान से समझिएगा, इस पर्पस के लिए यानी CPWA कोड, अकाउंट कोड के लिए चेक भी कैश माना जाता है, ठीक है। उसके बाद नंबर 3, डिमांड ड्राफ्ट, DD जिसको कहते हैं, ठीक है, ये भी कैश माना जाता है, DD, समझ गए। और एक और है कैश, वो है फॉर डिपॉजिट एट कॉल, रिसीट, ठीक है। उसमें डिपॉजिट
@@ कर देते हैं कॉल, ठीक है। इसके अलावा बाकी जितने भी डिपॉजिट हैं वो सारे के सारे कैश नहीं माने जाते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर आपने एफडी करवाया, फिक्स डिपॉजिट, या रेकरिंग डिपॉजिट करवाया, आरडी, वो सब के सब कैश नहीं माने जाएंगे, समझ गए। डिपॉजिट एट कॉल ही कैश माना जाएगा, राइट। उसके बाद में और कौन सा कैश है, नंबर 5 में देख लेते हैं, वो है स्मॉल 1 रुपीज स्मॉल रेवेन्यू स्टाम्प, समझे, 1 रुपीज रेवेन्यू स्टाम्प। अगर रेवेन्यू स्टाम्प आप लोग नहीं जानते हैं तो अगर आपने किसी से पैसे लेन देन करने हो, आप एक सादे कागज में 1 रुपए का रेवेन्यू स्टाम्प चिपका करके, गोंद से चिपका करके, पानी से भी, और उसके ऊपर में इस तरीके से साइन करना है कि आधा सिग्नेचर आपका पेपर पे हो और थोड़ा सा पोर्शन आपका रेवेन्यू टिकट पे हो। ऐसी स्थिति में इस तरह का लेन देन जो कि रेवेन्यू स्टाम्प पे आप करते हैं वैलिड माना जाता है लीगली, क्लियर। वहीं क्वेश्चन पूछा जाता है कि पोस्टल स्टाम्प क्या वैलिड होगा, तो जवाब है नहीं। आप 10,000 रुपए का पोस्टल स्टाम्प खरीद लीजिए, वो कैश बुक के तौर पे वैलिड नहीं होगा, कैश बुक में, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपने देख लिया कॉइन एंड नोट, चेक, डिमांड ड्राफ्ट, डिपॉजिट एट कॉल, 1 रुपी रेवेन्यू स्टाम्प। क्या इसके अलावा और भी कुछ है चेक में, कोई मुझे बता सकता है, बताइए तो, क्या इसके अलावा सर चेक में कुछ और है? डिपॉजिट एज कॉल रिसीट का क्या मतलब है? हाँ मैं बताता हूँ डिपॉजिट एट कॉल रिसीट का क्या मतलब है। देखिए, आपने चेक तो देखा ही है और डीडी भी देखा होगा, डिमांड ड्राफ्ट, ठीक है। तो डिमांड ड्राफ्ट में क्या होता है कि पेबल लिखा रहता है, आप देखा होगा आपने, मैंने एक डिमांड ड्राफ्ट बनवाया मान लीजिए एजी ऑफिस के लिए, तो वो एजी ऑफिस के लिए जो डिमांड ड्राफ्ट बनेगा वो पाओ ऑडिट लिखिएगा, ठीक है, पाओ ऑडिट, लेकिन पेबल एट रांची लिखा हुआ रहेगा, समझ गए। ये जो डिपॉजिट एट कॉल होता है ना, इसमें ये वाला पोर्शन नहीं लिखा रहता है। इसका मतलब क्या है कि जहां भी आपने उसको कॉल किया, एनीवेयर इन द इंडिया, एनीवेयर इन द कंट्री, आप उसको कहीं पे भी इनकैश करवा सकते हैं, किसी भी स्टेट में, किसी भी कंट्री में ना, किसी भी सिटी में, समझ गई मैम। हाँ ना बताइए। ओके, ये कि अमूमन आपका आज, जो, हाँ, हाँ बोलिए। आपका जो डीडी है उसी को कहते हैं सर डिपॉजिट एट कॉल, बस वो पर्टिकुलर लिमिटेशन नहीं लगा सकता कि इस जगह पे लेना है ना। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। ओके, अमूमन आज ये बहुत कम पॉपुलर रह गया है, लेकिन अगर कोई इसको देता है तो भी आपको इसको कैश बुक में एज अ कैश एंट्री करनी पड़ेगी, है ना। चलिए, कैश बुक के बारे में हम थोड़ा सा और देख लेते हैं। कैश तो हमने देख ही लिया है, कैश बुक के बारे में हमें ये देखना है कि हमें इसको रियल अकाउंट के तौर पे ट्रीट करना है। कैश बुक इज कंसीडर्ड एज रियल अकाउंट, ठीक है। और रियल अकाउंट का फॉर्मूला क्या है, जो कॉमर्स जिन्होंने थोड़ा भी पढ़ा है या जो जिन्होंने पीसी 13 और 14 में पास किया है, वो रियल अकाउंट का फॉर्मूला बताएंगे। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, सही है गलत, है ना, है कि नहीं? यस सर। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो रिसीट वाला सारा मामला होगा वो क्या होगा, डेबिट, और डिसबर्समेंट का जो सारा मामला होगा वो क्या होगा, क्रेडिट। क्लियर है, आया ना, बताइए। यस सर। है ना। कैशबुक के अलावा बाकी जितने भी अकाउंट आप मेंटेन करते हैं सब में नॉमिनल अकाउंट वाला फॉर्मूला लगता है। और नॉमिनल अकाउंट क्या है, आपके जितने भी लॉसेस हैं, एक्सपेंसेस हैं, वो सारे के सारे डेबिट होंगे, रिसीट और गेन प्रॉफिट सारे के सारे क्रेडिट होंगे। तो आप देख लीजिए, वहां पे गेन क्रेडिट होगा जबकि यहाँ पे गेन आपका डेबिट होगा, है ना। डिफरेंस आप समझ रहे हैं, आया ना। यस सर। यस सर। सर एक बार बस शेड्यूल बैंक बताना प्लीज। शेड्यूल कौन सा, शेड्यूल बैंक। शेड्यूल बैंक बताऊंगा, आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, आगे हम बढ़ते जाएंगे, आपको बताते चलेंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक आपको मामला समझ में आ गया होगा। इसमें नीचे लिखा हुआ है 6.1.1 के नोट में कि क्या क्या नहीं होगा। तो लिखा हुआ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज नहीं होगा, है ना। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आप समझते हैं, जैसे गोल्ड बॉन्ड एक सिक्योरिटी है, समझ गए। उसी तरीके से किसान विकास पत्र एक सिक्योरिटी है। इन सिक्योरिटीज के बारे में आपने कभी सुना है? ये जो सिक्योरिटीज है ये आपके कैश बुक में एंट्री एज अ कैश नहीं होगी। देखिएगा, आप लोग एक बात समझिएगा कि जो इकोनॉमिक्स पढ़े हुए हैं वो जानते हैं, इसके लिए बहुत ज्यादा इकोनॉमिक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो आपने सुना होगा लिक्विड मनी, लिक्विड मनी जैसा कोई टर्म आप जानते हैं? हाँ सर। हाँ सर। है ना। हाँ, लिक्विड मनी जैसा कि जिसको आप जब चाहे तब इनकैश करवा सकें। और आप अगर आपने मनी लॉक कर दिया है 5 साल के लिए, 10 साल के लिए,
तो वो लिक्विड मनी के तौर पे कंसीडर नहीं किया जाता है। तो आपके जो डिवीजन के कैश बुक में वही एंट्री की जाती है जो लिक्विड मनी के तौर पे आप जब चाहे अपनी मर्जी से इनकैश करवा सकें। लेकिन जैसे ही किसी भी तरह का लॉकिंग पीरियड का रिस्ट्रिक्शन लग जाएगा, वो आपके कैश बुक में एज ए कैश ट्रीट नहीं होगा। तो आपके लिए जो भी नॉट एज ए कैश ट्रीटमेंट का आप देख सकते हैं एग्जाम्पल दिया हुआ है, वो सब किसी न किसी तरीके से लॉकिंग पीरियड में बंधा हुआ है। उदाहरण के तौर पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के बारे में आप देख लीजिए, है ना, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है कि नहीं, ये आपका पीरियड के साथ में आता है, हाँ या ना बताइए, आता है कि नहीं। आप जब चाहे तब इसको इनकैश नहीं करवा सकते, अगर आप करवाएंगे उसकी वैल्यू घट जाएगी। एफडी फिक्स डिपॉजिट आप करवाइए, आप जब चाहे तब इनकैश नहीं करवा सकते हैं, वैल्यू घटती तो नहीं है लेकिन आप इसका एक लॉकिंग पीरियड होता है, ठीक है, 6 महीना साल भर। रिकरिंग डिपॉजिट लगभग वैसा ही है। उसके अलावा और क्या एग्जाम्पल दिया हुआ है, डिपॉजिट रिसीट ऑफ बैंक अदर देन दोज रेफर्ड इन अबव पारा। तो डिपॉजिट एट कॉल के अलावा ये एफडी एंड आरडी का एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है। उसके अलावा और क्या है, 3 डिबेंचर। डिबेंचर का आप लोग मतलब समझते हैं क्या होता है डिबेंचर? डिबेंचर का हिंदी होता है ऋण पत्र, समझे। ऋण पत्र का साधारण मतलब यही है कि आपने जो पैसे लिए हैं वो ऋण पत्र में लिए हैं, समझ गए। हाँ बोलिए। सर शेयर में जो डिवेंचर मिलता है वही ना? ना, शेयर में डिविडेंड मिलता है, शेयर में डिबेंचर नहीं मिलता है। टर्म लोन सर, डिवेंचर लॉन्ग टर्म लोन ना? हाँ ठीक है, शेयर कोई लोन नहीं है, शेयर आपकी हिस्सेदारी है, उसमें जो आपका लाभांश है, आप अब किसी में हिस्सेदार होंगे, जाहिर सी बात है, कंपनी प्रॉफिट कमाएगी, आप हिस्सेदार हैं तो कुछ न कुछ तो लाभ मिलेगा ही। वो लाभांश जो होता है वो डिविडेंड कहलाता है, समझ गए। और डिवेंचर एक अलग चीज है, डिवेंचर एक तरह से ऋण पत्र हुआ, आपने कर्ज लिया है, समझ गए, तो ऋण पत्र है वो, हाँ ठीक है ना। तो वो डिवेंचर वाला इसमें जुड़ा दिया। अब देखिए ऋण पत्र है, आपने इसके पैसे लिए हुए हैं, ठीक है, तो वो भी एक तरह के लॉकिंग पीरियड में है ना, आप उसको नहीं निकाल सकते हैं, जब चाहे तब इनकैश नहीं करवा सकते हैं। दूसरा बॉन्ड, तो मैंने आपको पहले गोल्ड बॉन्ड के बारे में बताया, ये बॉन्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटी लगभग एक जैसी ही चीज है, समझ गए। और एक्सेप्टेड सिक्योरिटी डिपॉजिट अंडर द प्रोविजन दिस। तो कुल मिलाकर के आपको मामला समझ में आ गया होगा कि कौन सा नहीं लेना है। इसमें जो आपको कंफ्यूजन क्रिएट करेगा ना, वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी डिबेंचर बॉन्ड क्रिएट नहीं करेगा, क्रिएट करेगा रेवेन्यू स्टैंप और पोस्टल स्टैंप में। तो पोस्टल स्टैंप नहीं लेना है, समझ गए, है ना। चलिए तो हम आगे बढ़ जाए, मिटाते हैं इसको। देखिए, और दूसरी बात जो मैंने आपको बतलाया कि इसी में लिखा हुआ है 2-3 बातें, वो मैं रिपीट कर देता हूं कि आपका जो डिविजनल ऑफिसर है वो पीडीडीओ है, प्राइमरी ड्राइंग एंड डिस्बर्सिंग ऑफिसर, समझ गए। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत बार एमसीक्यू में पूछा गया है, ड्राइंग एंड डिस्बर्सिंग, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि आपका प्राइम ड्राइंग एंड डिस्बर्सिंग ऑफिसर कौन है। पिछली कुछ क्लासेस में मैंने आपको बताया था कि सिविल अकाउंट्स मैनुअल के आधार पे, इसमें चैप्टर 3 में ऐसा लिखा हुआ है कि किसी भी मिनिस्ट्री में जो चेक ड्रॉ करने की अथॉरिटी है वो डीडीओ नहीं है, पाव है। लेकिन सीपीडब्ल्यूए के मामले में ये पावर पाव को न देकर के उससे एक लेवल नीचे यानी डीडीओ को दिया हुआ है, राइट। तो सीपीडब्ल्यूडी में ये थोड़ा सा डिफरेंस है, समझ गए आप लोग। आगे बढ़ जाते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि जो भी चेक या कैश से पेमेंट होता है तो उसमें जो भी गवर्नमेंट ऑफिसर के हाथ में वो पैसा जाएगा वो उस पैसे के लिए पर्सनली रिस्पॉन्सिबल होगा। इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे, इसको मैं एग्जाम्पल के तौर पे और बहुत मजेदार एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग को बताता हूँ। देखिएगा, आपको ये पता है कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो है वो चेक ड्रॉ करता है, ये पता है ना। यस सर। लेकिन ये ड्रॉ कर सकता है, डिसबर्स का मतलब होता है खर्च करना, है ना। आपको ये भी पता है कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के अलावा और जो उसके नीचे कर्मचारी होते हैं, उदाहरण के तौर पे एसडीओ, ठीक है, वो ड्रॉ तो नहीं कर सकता है लेकिन डिसबर्स कर सकता है, ठीक है। ये क्या कर सकता है, डिसबर्स, ठीक है। और ये एग्जीक्यूटिव, हाँ बोलिए मैम बोलिए, प्लीज बात मत कीजिए, नहीं प्लीज बात मत कीजिए। जल्दी के उसने कोई काम उम रहा चाहे नहीं मन लगा तो कहियो करने। प्लीज माइक्रोफोन ऑफ कीजिए, दिस इज नॉट अ गुड हैबिट। चलिए, तो ये ड्राइंग नहीं होगा लेकिन डिसबर्स कर सकता है, ठीक है। इसने जो भी कुछ खर्च किया है इसके लिए ये पर्सनली रिस्पॉन्सिबल होगा बाय नेम,
ठीक है। अजय के इसका एग्जाम्पल बेस्ड क्या है, मैंने आप लोगों को एक टेम्पोररी एग्जाम्पल, ओहो एक मिनट जरा होल्ड कीजिएगा। देखिए ठीक है, तो मैंने क्या बताया था एग्जाम्पल में, एक CPWA फॉर्म 5 है। इसके बारे में कोई बता सकता है ये क्या है CPWA फॉर्म 5? बताइए बताइए। सर वो सर कैश बैलेंस रिपोर्ट अच्छी है कैश बैलेंस। बहुत बढ़िया, ये कैश बैलेंस रिपोर्ट है। और कैश बैलेंस रिपोर्ट जो बनता है उसमें 3 चीजें ली जाती हैं, ध्यान से देख लीजिएगा। 3 चीजें, पहला क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है, दूसरा टेम्पोररी एडवांस और तीसरा इंप्रेस्ड। ठीक है, तो पिछली वाली क्लास में मैंने बताया था आप लोगों को कि जिन जिन लोगों के पास में टेम्पोररी एडवांस होता है, दे आर ऑल पर्सनली रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट टेम्पोररी एडवांस पेंडिंग एट देयर लेवल। यानी कि एक झारखंड का एग्जांपल है, यहाँ पर जो एनुअल रिव्यू छपता है उसको आप CAG की वेबसाइट में जाकर के देख भी सकते हैं। कुल 10 लाख से ऊपर जिनके जिनके अगेंस्ट में टेम्पोररी एडवांस पेंडिंग है, ऐसे 30 लोगों का नाम उस बुक में पब्लिश किया गया है। तो आप लोग उस बुक को खोल करके देख सकते हैं। आप लोग देखेंगे कि वो नेम ऑफ द पर्सन के नाम पर है, पर्सन पोस्ट के नाम पे नहीं है। इसका मतलब है कि ऐसे कितने ही लोग हैं जिन्होंने जब टेम्पोररी एडवांस लिया था तब वो SDO थे और उस समय को बीते आज 30 साल हो गए। कई लोग रिटायर कर चुके हैं और कई लोग चीफ इंजीनियर बन चुके हैं और कुछ लोग तो उससे भी ऊपर जा चुके हैं, इंजीनियर इन चीफ बन चुके हैं। अब आप सोचिए कि जब वो SDO थे उनके नाम से टेम्पोररी एडवांस था और रिकवर करने के लिए आज हम उसी आदमी को लिख रहे हैं जिसके नाम पे टेम्पोररी एडवांस पेंडिंग है, पर वो SDO नहीं है, वो बन गया इंजीनियर इन चीफ। अब वो क्या खुद के अगेंस्ट में टेम्पोररी एडवांस कभी रिकवर करेगा? ऐसी स्थिति में वो पैसा कभी भी रिकवर नहीं होता है, समझ गए। तो आपको ये समझ लेना होगा कि कोई भी कैश चाहे वो रिसीट कर ले चाहे वो पैसा किसी को डिस्बर्स कर दे, उसके लिए वो ऑफिसर पर्सनली रिस्पॉन्सिबल होता है। और अगर उसके नाम से वो पेंडिंग है, रिसीट किया है तो उसको चालान से जमा करना होगा ट्रेजरी में या बैंक में। अगर उसने पेमेंट किया है तो उसका बिल उसको जमा करना होगा ताकि हम उसको अपने अकाउंट में यानी मंथली अकाउंट में उसको कंपाइल कर सके, अकोमोडेट कर सके। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो उसके अगेंस्ट में वो पेंडिंग बोलेगा। पेंडिंग बोलेगा तो नेम ऑफ द पोस्ट नहीं बोलेगा। मान लीजिए कि SDO 1 है, SDO 1 में XYZ था, वो चला गया कहीं दूसरी जगह पे, उसकी जगह पे वो ABC आ गया, तो अब ABC के अगेंस्ट में नहीं बोलेगा, XYZ के अगेंस्ट में बोलेगा। तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब इस डिवीजन को छोड़ करके XYZ दूसरे डिवीजन में गया तो उसके LPC में ये मेंशन करें कि इसके अगेंस्ट में इतना टेम्पोररी एडवांस पेंडिंग है, और अगर वो छूट गया तो वो गया। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। चलिए, इसमें एक पॉइंट लिखा हुआ है 6.1.4 में, वो क्या मैं आपको बताता हूँ। 6.1.4 को हम रिलेट करेंगे 6.2.1 के B से। ठीक है, 6. देखिएगा ध्यान से, और रिलेट करने के बाद में आप समझ जाएंगे कि वो क्या है। 6.2.1 का B, 6.2.1 का B कहता है कि कोई भी एक्सपेंडिचर नहीं कर सकते हैं पार्लियामेंट के और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के अप्रूवल के बिना। तो 6.1.2.1 का B कहता है नो एक्सपेंडिचर पॉसिबल, ठीक है, विदाउट अप्रूवल। अब अप्रूवल जिससे भी लेना होगा, कंसर्न अथॉरिटी हम देखते रहेंगे, कंसेप्ट समझना ज्यादा जरूरी है। ठीक, कह रहा है कि आप खर्च नहीं कर सकते हैं बिना अप्रूवल लिए हुए। लेकिन 6.1.4 का एक क्या कहता है, कहता है कि अगर कोई भी मनी आपको रिसीव करनी हो तो आपको किसी के अप्रूवल लेने की कोई जरूरत नहीं है, आप फटाफट रिसीव कर सकते हैं। ठीक, कह रहा है कि if a check drawing DDO receives information from the PAO that money have been incorrectly withdrawn and a certain sum should be recovered in respect of any bill passed by him, it will effect the recovery without delay and without regard to any correspondence undertaken or contemplated with reference to the retrenchment order। इसका मतलब क्या हुआ
कि न तो उससे पूछने की जरूरत है जिसको ओवर पेमेंट हुआ है, न तो अपने अथॉरिटी से पूछने की जरूरत है। अगर ओवर पेमेंट हो गया है या कोई रिकवरी पेंडिंग पड़ी हुई है, अपने को बस फटाफट रिकवरी कर लेनी है। समझ गए? इसका मतलब क्या हुआ कि मनी रिसीट करने के लिए या रिकवर करने के लिए, ठीक है, रिकवर करने के लिए नो ऑर्डर रिक्वायर्ड। तो बेसिक कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया? हाँ या ना बताइए, बोलिए। सर ये किसको जरूरत नहीं है, मतलब जैसे मनी रिसीट या रिकवरी? एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को, जैसे मैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हूं, मैंने पेमेंट कर दिया है, ठीक, और मुझे पता चला कि उसकी अथॉरिटी बन रही थी 90,000 की और उसने पेमेंट ले लिया है 91,000। अब मुझे 1,000 की रिकवरी करनी। उस 1,000 की रिकवरी करने के लिए मुझे उससे, जिसको मैंने पेमेंट किया है, उससे भी पूछने की जरूरत नहीं है, और उस 1,000 की रिकवरी करने के लिए मुझे अपने हायर अथॉरिटी, अब मैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हूँ, हायर अथॉरिटी कौन होगा आप बताइए तो, चलिए बोलिए। सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर, ठीक है, उनसे भी पूछने की कोई जरूरत नहीं है ना? सर आपने इसके पहले जो बताया था एडवांस जो मनी है वो सिर्फ एसडीओ को बाई नेम ही आती है ना? हाँ बिल्कुल, हर हाल में। तो वही अगर एडवांस अगर उसने नहीं दिया तो एग्जीक्यूटिव को तो पावर है, जो आप बता रहे हैं कि उसको रिक्वायर्ड नहीं किसी से परमिशन लेने की। बिल्कुल रिकवर कर लेना चाहिए, उसके सैलरी से रिकवर कर लेना चाहिए। नहीं करते ना तो कह तो रहे हैं, ठीक है, विदाउट डिले। चलिए आगे बढ़ जाएं। देखिए 6.1.4 का बी कह रहा है, ठीक है, कि डिविजनल ऑफिसर पेमेंट कर रहा है, ठीक, ए का पेमेंट बी को ना हो इसके लिए जिम्मेदार डिविजनल ऑफिसर है। मैं पेमेंट कर रहा हूं, मैं चेक साइन कर रहा हूं और ए का पेमेंट बी को चला गया, ऐसा होता है, कई बार मिस्टेक होती है। इसके लिए वो बी और ए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, डिविजनल ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल है। तो अगर ए का पेमेंट बी को गया है, रिस्पॉन्सिबल मैं हूं, इसका ये मतलब नहीं कि मैं उसकी सैलरी में से रिकवर नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकता हूं, ठीक है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी अल्टीमेटली मेरी है। कोई ऑडिट आएगा तो ऑब्जेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल मैं हूं। समझ गए? 6.1.4 का बी, समझ गए? चलिए इसका जो लास्ट में एमसीक्यू बनेगा वो बनेगा नोट से, और नोट में एमसीक्यू क्या है कि जो चालान होगा वो गार 7 में होगा, ना कि CPWH 7 में, ठीक है। अब ये चालान क्या है देखिएगा, चालान बहुत सिंपल है, ठीक है, ये है आपका एमसीक्यू गार 7 में, ठीक है। तो ये सेकंड वाला फॉर्म आ गया, एमसीक्यू बन गया आपका कि चालान जो है वो आपके गार 7 में है, एमसीक्यू, ठीक। चालान क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखिए दो ही चीजें होती हैं, एक चेक होता है और एक चालान होता है, राइट। आपने अगर किसी से कैश रिसीव किया है तो आपको नियम के मुताबिक एज सुन एज पॉसिबल, ASAP, और आप ये भी एमसीक्यू बनेगा, ठीक है, आफ्टर रिसीट मनी, ठीक है, ASAP है, एज सुन एज पॉसिबल, आपको चालान के माध्यम से एक्रेडिटेड बैंक में जमा करना पड़ेगा, ठीक है। अब आप मैडम आपने पूछा था वो कौन सा बैंक पूछा था? शेड्यूल। शेड्यूल्ड बैंक। शेड्यूल्ड बैंक, हाँ सुनिए, शेड्यूल्ड बैंक क्या होता है, दरअसल RBI पहले नहीं था लेकिन SBI था, और SBI का नाम था इंपीरियल बैंक। क्या आप लोग ये जानते हैं? हाँ। यस सर। हाँ, है ना। SBI बाद में बना है, आजादी के बाद में, तो सन 1934 में, 1934 में दरअसल रिजर्व बैंक की स्थापना हुई, तो एक एक्ट बना, और उस एक्ट के उसी में शेड्यूल है, सेकेंड शेड्यूल, उसमें कुछ बैंकों को लिस्ट किया गया है। हालांकि आज जितने बैंक हैं उतने सारे बैंक उस समय लिस्टेड नहीं थे। एक मिनट होल्ड कीजिएगा। हाँ हेलो, ठीक है सर, ठीक है। तो जितने सारे बैंक हैं आज लिस्टेड, उतने सारे बैंक उस समय लिस्टेड नहीं थे, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी शेड्यूल तो एग्जिस्ट करता था। तो उस शेड्यूल में जितने बैंकों को डाला गया, अच्छा मान लीजिए कि कोई नई बैंक बनी या किसी नई बैंक को लाइसेंस दिया गया, तो उसको अगर उस शेड्यूल में डाल दिया गया है तो वो शेड्यूल्ड बैंक कहलाता है।
और अगर उसको आरबीआई के उस शेड्यूल में नहीं डाला गया तो वो शेड्यूल बैंक नहीं कहलाता है। उदाहरण के तौर पे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रीजनल रूरल बैंक, आरआरबी। आरआरबी का नाम आपने सुना है? कई लोगों को आरआरबी में नौकरी लगती है। अब उसको रेलवे रिक्रूटमेंट sir. बोर्ड मत समझिएगा, है ना। आरआरबी जो होते हैं वो शेड्यूल्ड बैंक नहीं कहलाते हैं। अच्छा, शेड्यूल्ड बैंक का ये बिल्कुल मतलब नहीं कि केवल सरकारी बैंक शेड्यूल्ड बैंक होंगे, प्राइवेट बैंकों को भी शेड्यूल में डाला गया है। हाँ, एज ए प्राइवेट बैंक लिख करके डाला गया है। लेकिन अगर कोई प्राइवेट बैंक है जो कि शेड्यूल में है, उसको उतना ही अथॉरिटी, उतना ही पावर दिया गया है जितना कि सरकारी बैंक को दिया गया है, बिकॉज दैट इज शेड्यूल्ड बैंक, और वो आरबीआई के कंट्रोल में काम करता है। सारे सरकारी बैंक भी आरबीआई के कंट्रोल में काम करते हैं, ठीक है ना। तो आप शेड्यूल्ड बैंक समझ गए होंगे। अब आपका टर्म बनता है एक्रेडिटेड बैंक, है ना। उन्हीं शेड्यूल्ड बैंकों में से आपके, ध्यान से सुनिएगा, आपके सीसीए ने, ध्यान से सुनिएगा, मिनिस्ट्री के सीसीए ने आपके अथॉरिटी के साथ, उदाहरण के तौर पे सीपीडब्ल्यूए है, तो सीपीडब्ल्यूए के पास में सीसीए भी है, और सीपीडब्ल्यूए के पास में एक डीजी वर्क भी है, डायरेक्टर जनरल वर्क, है कि नहीं? नहीं, इसमें सीजीए का रोल रहता है, ठीक है। सीजीए और उसका जो मिनिस्ट्री का हेड होता है सेक्रेटरी, तो सेक्रेटरी और सीजीए मिल करके ये डिसाइड करते हैं कि शेड्यूल्ड बैंक कितने सारे हैं, उसमें से सीपीडब्ल्यूए का कौन सा बैंक एक्रेडिटेड बैंक होगा। और ये केवल सीपीडब्ल्यूए के मामले में नहीं है, ये तमाम मिनिस्ट्रीज के मामले में, क्योंकि हर मिनिस्ट्री के पास में अपना पावर है ना। समझ गए कि नहीं समझे? तो शेड्यूल के लिस्ट में जितने बैंक आते हैं उसमें से जिस बैंक को सेक्रेटरी और सीजीए ने मिल करके पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए तय किया है, उसी बैंक को एक्रेडिटेड बैंक कहते हैं। ये एक्रेडिटेड बैंक का मतलब ब्रांच बिल्कुल नहीं है। उदाहरण के तौर पे सेंट्रल गवर्नमेंट और झारखंड सरकार जो मैं जानता हूं, उसका एक्रेडिटेड बैंक एसबीआई है, ठीक है। तो मैं झारखंड सरकार का एक्रेडिटेड बैंक कौन सा बता दूंगा? एसबीआई। लेकिन जो बंगाल सरकार है ना, वेस्ट बंगाल, डब्ल्यूबी, उसका एसबीआई नहीं, उसका यूको बैंक है। यूको बैंक भी सरकारी बैंक है, समझ गए। उसी तरीके से गुजरात सरकार का जो एक्रेडिटेड बैंक है वो बीओबी है, बैंक ऑफ बड़ौदा। क्या आप लोग जानते थे? महाराष्ट्र बैंक है सर। कहने का मतलब है, आप समझ गए होंगे एक्रेडिटेड बैंक का मतलब, इसका ब्रांच से लेना देना नहीं है, इसका बैंक से लेना देना है, ठीक है ना। चलिए, तो क्या करना पड़ता है कि जब आप रिसीव करते हैं तो चालान के माध्यम से आप उसको एज सुन एज पॉसिबल एक्रेडिटेड बैंक में जमा करते हैं। इस ब्रांच में जो नियरेस्ट ब्रांच हो, उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि कोई आदमी रांची का है और रांची में उसको वो पैसा नहीं मिला है, उसको वो पैसे मिले लोहरदग्गा में, जो कि रांची से 60 किलोमीटर दूर है। तो क्या वो पैसे लेकर के रांची आने का वेट करेगा? कोई जरूरी नहीं है। अगर एसबीआई में नियरेस्ट ब्रांच जो भी होगा लोहरदग्गा में, वो वहां जा करके अपना अकाउंट नंबर, और उसका अकाउंट नंबर कौन सा होता है आपको पता है ना? CAA, कैश असाइनमेंट अकाउंट नंबर। आपने चैप्टर 4 में पढ़ा है कि नहीं, कैश असाइनमेंट अकाउंट? याद आ रहा है ना? ये इस वाले अकाउंट नंबर में वो पूरे भारत में जहां भी पैसे रिसीव करेगा, रांची आने का वो वेट नहीं करेगा, वहीं पर जो नियरेस्ट ब्रांच होगा क्रेडिटेड बैंक का, उसी में वो जाकर के चालान के माध्यम से जमा करेगा। और वो चालान कौन से फॉर्म में होगा? DAR 7 में। क्लियर है? यस सर। है ना। चलिए आगे बढ़ जाए हम लोग। मोड ऑफ ऑब्टेनिंग कैश, ठीक है। इसका हम लोगों ने देख लिया है कि कोई भी कैश हम लोग खर्च नहीं कर सकते हैं वोट ऑफ अकाउंट के बिना, राइट। वोट ऑफ अकाउंट है कि वोट ऑन अकाउंट है? वोट ऑन अकाउंट क्या होता है? वोट ऑन अकाउंट कोई मुझे बतलाएगा? सर ये जो बजट में जो पैसा एस्टिमेट बनता है, मतलब बजट में, बिल्कुल, उससे विड्रॉ करने के लिए पार्लियामेंट में करने के लिए क्या पार्लियामेंट में वोटिंग होती है। पर क्या मुझे लगता है कि सर जैसे अभी मतलब बजट पास नहीं हुआ है ना, पर उससे पहले आपको मतलब कुछ पैसा चाहिए, तो उसके लिए कितना कौन पैसा? सा आर्टिकल? कितना पैसा? अच्छा सर, स्पेसिफिक अमाउंट तो मुझे याद नहीं है, शायद 115 आर्टिकल के तहत अपन निकालते हैं इसको, 14 या 16 के तहत। अच्छा, 1/6। कितना पैसा? ठीक है, आपने जो भी एस्टिमेट लगाया हुआ है 1/6, ठीक है। तो ठीक है, आपका अप्रोप्रिएशन अकाउंट जो होता है उसका अप्रोप्रिएशन बिल को पास होने में 2.5 महीने तक लग जाते हैं। 1 फरवरी को इसीलिए किया गया, पहले वो 28 फरवरी हुआ करता था,
28 फरवरी जब हुआ करता था तो पूरा मार्च, पूरा अप्रैल और आधा मई चला जाता था वो, समझे। और आपका 1 अप्रैल से तो फाइनेंशियल ईयर चालू हो जाएगा। 1.5 महीने लग जाते थे उसको, 1 अप्रैल से लेकर के 15 मार्च तक का समय। इसमें उसको आए माए कुछ भी काम करना पड़ता था, लोगों की सैलरी लेट से मिलती थी। इसी वजह से मोदी सरकार ने उसको 28 फरवरी से हटा करके 1 फरवरी कर दिया। अब 1 फरवरी को वो बजट प्रस्तुत होता है, पारित नहीं होता है, दोनों में अंतर है, समझ गए। जब 1 फरवरी को बजट प्रस्तुत हो गया तो पूरा फरवरी, पूरा मार्च और आधा अप्रैल, मतलब 15 अप्रैल जाते जाते, यानी खाली 15 दिन जाता है और उतने में उसका अप्रोप्रिएशन अकाउंट पारित करके पैसा मिल जाता है। तो थोड़ी राहत भरी सांस हो जाती है, वरना पहले इसी वजह से डेवलपमेंट के कामों में कम से कम 1 महीना डिले हो जाता था और सरकार इसी तरीके से कम डेवलपमेंट कर पाती थी। तो अब आप समझ पा रहे होंगे कि इसको 1 महीने पहले करने का वजह क्या है, आप समझ गए हैं ना। है तो अप्रोप्रिएशन अकाउंट जब होता है उसके बाद ही आप खर्च कर सकते हैं, अप्रोप्रिएशन बिल के पारित होने के बाद। लेकिन क्वेश्चन यहाँ ये है एमसीक्यू में कि वोट ऑन अकाउंट जो होता है, क्या इसमें से जो आपने 1/6 खर्च किया ये पारित करना पड़ता है कि नहीं पारित करना पड़ता है? बोलिए, आपने जो 1/6 खर्च किया है इसको पार्लियामेंट अप्रूव करती कि नहीं करती? नहीं, कोई नहीं बोलेगा, करती है, करती है। बिना पार्लियामेंट के अप्रूवल के आप 1 रुपया खर्च नहीं कर सकते हैं, तो इसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता है, ठीक है। बिल्कुल करना ही पड़ता है। अच्छा, आपको जो एक और क्वेश्चन बनेगा वो ये है कि इसका आर्टिकल कौन सा है। इसका आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का 116, ठीक है। और अप्रोप्रिएशन का कौन सा आर्टिकल है, कोई बताएगा? 114, ठीक है। सर, ये दोनों क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। हाँ बोलिए, बोलिए बोलिए। सर ये 4 है, डिमांड फॉर ग्रांट और वोट ऑन अकाउंट का तो पता चल गया, वोट फॉर ग्रांट, वोट ऑन डिमांड, ये अलग अलग दिया हुआ है, ये क्यों है सर ऐसा, या एक ही है, ये नाम अलग है? नहीं, अलग अलग, अलग अलग, ठीक है। ओके सर। तो ये आप फिलहाल देखिए, जो जैसे जैसे रेफरेंस आती जाएगा वैसे वैसे मैं सब कुछ बताऊंगा, आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत हो लीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ तक आपको मामला समझ में आ गया कि वोट ऑन अकाउंट आर्टिकल 116 में अप्रूवल लेना पड़ता है, लेकिन इसमें जो अप्रूवल लेना पड़ता है वो पोस्ट फैक्टो अप्रूवल है, समझ गए। और अप्रोप्रिएशन में प्रायर अप्रूवल। क्लियर है ना? यस सर। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि आपको ध्यान से सुनिएगा, आपने पढ़ा था ग्रांट, आपने पढ़ा था अप्रोप्रिएशन, आपने पढ़ा था रीअप्रोप्रिएशन, क्लियर है। उसमें से अप्रोप्रिएशन जब आपने पढ़ा था तो उसमें पढ़ा था असाइनमेंट ऑफ फंड, ठीक है। असाइन कैसे किया जाता है, इसका प्रोसीजर क्या है, राइट। अप्रोप्रिएशन एक तरह का ऑर्डर है कि हाँ भाई आपको इस वाले में इतने पैसे मिले, वो जो पैसा मिला वो ग्रांट है, ठीक है। अलोकेशन है ना, अप्रोप्रिएशन क्या है, एक ऑर्डर है, ठीक। पैसा जो मिला वो ग्रांट है, लेकिन उसको खर्च कैसे करेंगे, उसके लिए जो टर्म यूज किया जाता है वो है LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं, लेटर ऑफ क्रेडिट, ठीक है। तो अब आपके लिए कौन सा टर्म है, LOC, है ना। और जो LOC होता है जब तक आपको नहीं मिलेगा तब तक आप अपना कोई भी खर्च कर ही नहीं सकते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, कैसे मिलता है वो आपको, LOC मिलता है, लेटर ऑफ क्रेडिट। और ये कौन देता है, LOC सेल देता है, ठीक है। LOC सेल कहाँ होता है, CCA ऑफिस में होता है ना। और LOC सेल जो दिया जाता है वो हर DDO वाइज दिया जाता है, ड्राइंग एंड डिस्बर्सिंग ऑफिसर वाइज, DDO वाइज। और DDO वाइज जो LOC दिया जाएगा तो कैसे दिया जाएगा, आंख बंद करके नहीं, डिमांड के आधार पे। तो DDO जितना डिमांड करता है इसी को कहते हैं डिमांड ऑफ ग्रांट। ये मामला समझ में आया, डिमांड ऑफ ग्रांट क्या होता है। डिमांड ऑफ ग्रांट किससे किया जाता है, गवर्नमेंट से नहीं, आपके LOC सेल से, CCA ऑफिस से, कि हमको इतना खर्चा करना है, हमको इतना डिमांड चाहिए, ठीक। तो आपको ये पता तो होगा ही कि कुल मिलाकर के 5 LOC मिलता है, पता है ना, LOC 1 2 3 4 5, क्लियर है सर डिमांड ऑफ ग्रांट हाँ बोलिए। डिमांड करेंगे, ये ग्रांट किससे करेंगे हम, CCA ऑफिस से, सॉरी वही अपने LOC सेल से, LOC सेल से।
तो हम सर, अभी सीधे उसको नहीं मैंने- भेजते, हम पाव को भेजते हैं। हाँ, हम पाव को भेजते हैं, पाव फिर ऊपर भेजता है किसी को। अच्छा, नहीं सर जी वो ठीक है? एक्चुअल में एक क्वेश्चन लास्ट टाइम पढ़ा था सर, तो वो उसमें ये कह रहा था कि पार्लियामेंट में जो फंड है, पार्लियामेंट के थ्रू डिमांड ऑफ ग्रांट, उसमें ऑप्शन थे, तो उसमें डिमांड ऑफ ग्रांट सही था उसमें, तो पार्लियामेंट से मैंने डिमांड पार्लियामेंट में ना, जी हाँ देखिए वो बजट जब डिमांड बनता है ना, तब उसके लिए बजट डिमांड रेज की जाती है, ठीक है। तो वहाँ ऑप्शन ये लेकिन था जब सर, आप, हाँ हाँ बोलिए बोलिए, ऑप्शन ये भी था सर डिमांड ऑफ ग्रांट। तो उसमें सही था डिमांड ऑफ ग्रांट, हाँ सर, तो राइट सर के तो फिर ठीक MCQ है, में। ठीक है ठीक है। तो डिमांड ऑफ ग्रांट का मतलब ये हुआ कि आपको जितने रिक्विजिशन चाहिए उसका आप एलओसी में भेजते हैं, ठीक है। कुल 5 एलओसी आपको मिलने हैं। ध्यान से सुनिएगा, इसमें से कंफ्यूजन क्रिएट होता है। पहले एलओसी और दूसरे एलओसी दोनों के टर्म देखी हैं, समझ गए। तो पहला एलओसी जब आपको मिलता है तो वो मिलता है अप्रैल टू सितंबर, ठीक है, और दूसरा एलओसी भी मिलता है आपको अप्रैल टू सितंबर के लिए। तब आप कहेंगे कि पहला एलओसी और दूसरे एलओसी में डिफरेंस क्या है? तो पहला वाला एलओसी है ना, वो आपको तनख्वाह देने के लिए मिलता है, अलाउंसेस देने के लिए, ठीक है, सॉरी पे देने के लिए मिलता है, अलाउंसेस देने के लिए मिलता है, ताकि आपका जो स्टाफ है अपना फटाफट से पे ले सके। क्यों? पहला एलओसी तो आपको तुरंत मिल जाएगा, और पहला एलओसी जो मिलता है वो वोट ऑन अकाउंट से रिलेटेड होता है, समझ गए, वोट ऑन अकाउंट से, समझ गए कि नहीं समझे। और दूसरा एलओसी जो होता है वो अप्रोप्रिएशन से रिलेटेड होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पहला एलओसी मिल रहा है उसमें आपको क्या क्या खर्च करना है, आप देख सकते हैं ऊपर में लिखा हुआ होगा कि पहला एलओसी जो मिलता है, अच्छा इसमें लिखा हुआ है 80% ऑफ बजट। आपका पहला एलओसी जो मिल रहा है उसमें 80% ऑफ बजट लिखा हुआ है, लेकिन ये 80% नहीं है, ये अप टू है, अप टू 80%। अप टू 80% का मतलब हुआ कि 80% एंड लेस, और यकीन मानिए कभी भी 80% प्रैक्टिकल में नहीं मिलता है, समझ गए। तो मुश्किल से देता है 1/6, जो कि एकदम यहाँ पे बिल्कुल सही है। पहले वाला जो एलओसी देता है उसमें आपका 1/6 देता है, समझ गए। अब ऐसे डिवीजन हैं जिनमें कि वर्क का खर्चा बहुत कम है, एक्सपेंडिचर ऑन वर्क, वहाँ पे सैलरी वगैरह हैं, अलाउंसेस वगैरह हैं, तो वहाँ पे आपको वो मिल सकता है। अच्छा रिटायरमेंट जब होता है उसमें ग्रेच्युटी वगैरह के पेमेंट के लिए इसको रखा जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें डिले करना पॉसिबल नहीं है पेंशन रूल्स के हिसाब से, राइट। तब आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि कौन सी चीज के लिए पेमेंट है, डिसबर्सल ऑफ वर्क एंड एंसिलियरी पेमेंट। तो पहला वाला कौन सा है, देख लीजिए, पहला वाला है वर्क एंड एंसिलियरी पेमेंट, ठीक है। इसमें पेमेंट रोक नहीं सकते हैं, क्यों नहीं रोक सकते हैं? क्योंकि आपका डिवीजन है वर्क है। एंसिलियरी पेमेंट का मतलब है छोटे मोटे पेमेंट, ठीक है, चिटपुट, राइट। उसके अलावा कौन से हैं? पे, टीए, कंटिजेंसीज एक्सेट्रा, पे, टीए और कंटिजेंसी, ठीक है। इसके अलावा और आप इसमें से कोई पेमेंट नहीं कर सकते हैं। तो सेकंड वाला क्यों दिया गया? सेकंड वाला दिया गया आपके अलाउंसेस के लिए या एरियर्स के लिए, अलाउंसेस के लिए नहीं, सॉरी एरियर के लिए। पे एंड अलाउंसेस तो यही है, पे एंड अलाउंसेस, ठीक है, एरियर के लिए। दूसरा जीपीए विड्रॉल के लिए, ऐसा यानी कि वैसे पेमेंट जिसमें आप अगर डिले भी कर सकें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एरियर आज मिलना है, 6 महीने के बाद मिलेगा, क्या फर्क पड़ जाएगा, है ना। लेकिन पे आपको तुरंत मिलना चाहिए। रिटायरमेंट ग्रेच्युटी, इसमें रिटायरमेंट वाला लिखा नहीं है लेकिन वो उसमें शामिल है। वर्क, जो आप वर्क कराते हैं, कॉन्ट्रैक्टर ने वर्क कर दिया है तो आपके ऊपर में लायबिलिटी बन गई है, तो आपको तुरंत पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो वहां पे वो हो गया। सेकंड एलओसी के बारे में, while determining the assignment for second LOC, the account officer LOC will also make into account the anticipated drawal on account of advances and withdrawal from GPF for the divisional officer are authorized to issue checks, ठीक है। इसका मतलब मैंने आपको बता दिया कि सेकंड वाले में ये तो शामिल है ही, पहला वाला शामिल है ही, इसमें एंड जीपीएफ भी होगा, ठीक है, जीपीएफ विड्रॉल। तो पहला वाला शामिल है, सेकंड वाले में इसको अलग से जोड़ दिया गया है, ठीक है ना। उसके अलावा और क्या है, ड्रॉन टाइम टू टाइम बाय कंसर्न डिस्बर्सिंग ऑफिसर पेड ड्यूरिंग द स्टेड 6 मंथली पीरियड, मतलब वही 6 मंथली पीरियड के लिए ही है ये। और जब आप थर्ड एलओसी में जाएंगे आप देखेंगे कि वो अक्टूबर से स्टार्ट होता है, तब आप आराम से समझ जाएंगे कि पहला वाला एलओसी और सेकंड वाले एलओसी दोनों के लिए यही अप्रैल टू सितंबर वाला मसला बनता है, ठीक है ना। तो इसमें से एक और लाइन है जो ऊपर में लिखा हुआ है, वो ये लिखा हुआ है
कि जब आपके अपने डिवीजन का काम है, क्योंकि आपको ये पता चल गया कि वर्क का खर्चा आपको लेना है ना, और आप कौन से डिवीजन है, आप सीपीडब्ल्यू है, सीपीडब्ल्यूडी है, लेकिन आपको ये पता ही होगा कि कुछ स्टैंडिंग अरेंजमेंट के कारण आप दूसरे मिनिस्ट्रीज का भी काम करते हैं, वर्क करवाते हैं। ये आप लोग को पता है ना, मैंने कई बार डिस्कशन किया है, बोलिए हाँ या ना? यस सर। नहीं पता आप लोग को? है, ऐसा बिल्कुल है। सीपीडब्ल्यूए केवल सीपीडब्ल्यूडी का काम नहीं करती है। डिपॉजिट मिलना होगा तो डिपॉजिट तो उसको नकदी मिल जाएगा, मतलब चेक मिल जाएगा, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। स्टैंडिंग अरेंजमेंट के तहत सीपीडब्ल्यूडी को किसी दूसरे मिनिस्ट्रीज का, डिपार्टमेंट का काम करना पड़ता है, जिसके लिए वहां पे वर्ड इसी में सबसे ऊपर में ही पहले पैराग्राफ में ही वर्ड यूज किया गया क्लाइंट डिपार्टमेंट। तो क्लाइंट डिपार्टमेंट जो काम करेगी तो उसके लिए भी तो वोट ऑन अकाउंट से उसको पैसे लेने होंगे, क्योंकि क्लाइंट डिपार्टमेंट का भी वोट ऑन अकाउंट का मसला होगा। पर वोट ऑन अकाउंट उसके लिए कितना मंजूर किया जाएगा उस क्लाइंट डिपार्टमेंट के लिए? मान लीजिए कि एक हेल्थ मिनिस्ट्री है, हेल्थ मिनिस्ट्री का कोई हॉस्पिटल है जो मेंटेन कर रहा है सीपीडब्ल्यू। अब साल के शुरुआत में मेंटेनेंस का कोई बिल आ गया है, राइट? अब पेमेंट सीपीडब्ल्यू अपनी जेब से तो नहीं करेगी, उसके लिए तो उसको हेल्थ मिनिस्ट्री को लिखना पड़ेगा। हेल्थ मिनिस्ट्री सीपीडब्ल्यू एक क्लाइंट डिपार्टमेंट है, क्लाइंट डिपार्टमेंट वोट ऑन अकाउंट से पैसा देगा। तो कितना पैसा देगा? जितना ये एडवाइस सेंड करेगा, समझ गए? तो यहाँ पे आपको जब वोट ऑन अकाउंट से क्लाइंट डिपार्टमेंट से पैसे लेने हैं, ठीक है, क्लाइंट डिपार्टमेंट से, तो कितना पैसा मिलेगा? जितना सीपीडब्ल्यूडी एडवाइस सेंड करेगा, एडवाइस सेंड टू क्लाइंट डिपार्टमेंट। क्लियर समझ में आया है ना? बताइए। यस सर। है ना? सर ये एडवाइस वाला क्या है, एक बार दोबारा बताना सर, एडवाइस सेंड वाला बताना। एडवाइस मतलब कि हम इतना काम करवा रहे हैं आपके ही ऑर्डर पे इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल तो पहले से लिया हुआ रहता है ना, स्टैंडिंग अरेंजमेंट है उसके बावजूद भी। आपको ये तो पता है कि हर एक काम में हमको एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल लेना है क्लाइंट डिपार्टमेंट का, तो क्लाइंट डिपार्टमेंट को पता है कि हम इतना काम करवा रहे हैं, ठीक है। तो इस फाइनेंशियल ईयर में या पिछले फाइनेंशियल ईयर का जो अनपेड वर्क रह गया होगा उसका हम उनको बताते हैं क्लाइंट डिपार्टमेंट को कि अभी तक हमने आपका इतना काम करवा लिया है, इतना पेंडिंग मेरे ऊपर लायबिलिटी बनी हुई है, तो आप उसको मुझे मतलब ग्रांट में दीजिए। वो आपको चेक से पैसे नहीं देता है। स्टैंडिंग अरेंजमेंट का जो होता है वो बुक ट्रांसफर से एडजस्ट होता है, वो कैश अरेंजमेंट नहीं है। ठीक है ना? तो आखिरकार वो भी तो अपने गवर्नमेंट से डिमांड करेगा ना मिनिस्ट्री में, तो गवर्नमेंट के वोटर अकाउंट में सीपीडब्ल्यूए में जो खर्च हो रहा है उसका प्रोविजन शामिल करना पड़ेगा ना। तो उसमें कितना आपको ये पहले बता दिया गया है कि हर चीज के लिए अप्रूवल लेना पड़ता है। अप्रूवल तो आपको तब मिलेगा ना जब आपने उसके लिए प्रॉपर प्रोविजन किया होगा या रिक्विजिशन दिया होगा। रिक्विजिशन कौन देगा? रिक्विजिशन देगा मिनिस्ट्री, पर कितना? जितना एडवाइस उसको सीपीडब्ल्यू से मिलेगा। सीपीडब्ल्यू एडवाइस देता है, सलाह देता है कि सर सरकार इतना मांगिए, तो सरकार उतना मांगते हैं। समझ गए? यस सर। है ना? चलिए थर्ड वाला एलओसी देख लीजिए। थर्ड एलओसी जो है वो आपको अक्टूबर में मिलेगा, ठीक है, अक्टूबर में मिलेगा जरूर, ठीक है, लेकिन आपको डिमांड कर लेना होगा 15 सितंबर तक। समझ गए कि नहीं? ठीक है। लेकिन यहाँ जो आपको बात लिखा हुआ वो क्या कि आपको ध्यान से देखिएगा, ये जो थर्ड वाला एलओसी है इसमें ही न्यू वर्क के लिए आपको मिलेगा पैसा। न्यू वर्क तो पुराना वर्क जितना था आपको पहले वाले एलओसी से और सेकंड वाले एलओसी से कवर करना होगा। न्यू वर्क के लिए पैसा आपको थर्ड वाले एलओसी में मिलेगा। तो जो आप ये देख रहे हैं कि अक्टूबर में पैसा मिल रहा है, जिसका डिमांड आपने 15 सितंबर तक कर लिया था, उसका खर्चा कहाँ करेंगे? पहला वाला, दूसरा वाला, जीपीएफ शामिल है उसमें, पहला वाला भी शामिल है। ऐसा नहीं कि पुराने वर्क का खर्चा आप इसमें नहीं कर सकते, बिल्कुल करेंगे, ठीक है। और कोई नया वर्क का प्रपोजल अगर आएगा तो वो फिर बीच में, साल के बीच में आएगा, वो अक्टूबर से स्टार्ट किया जाएगा। समझ रहे बात है ना? फोर्थ एलओसी के बारे में सर क्या बोल रहे हैं? 6 महीने में मिलता है क्या? अप्रैल टू सितंबर 6 महीने मिलता है क्या एलओसी? ना, केवल पहला और दूसरा 6 महीने के लिए, उसके बाद फिर चौथा और तीसरा और चौथा 3-3 महीने के लिए, और पांचवा 1 महीने के लिए। 1 महीने भी नहीं, 15 दिन के लिए। देखिए पांचवा एलओसी पहले लिख देते हैं, ठीक है। पांचवा एलओसी आपको 15 मार्च को मिलता है, और 15 मार्च से 30 मार्च का ना वैलिडिटी है जी, फिर 15 दिन के लिए नहीं मिला आपको, क्योंकि अप्रैल में फर्स्ट समझ में वापस आया कि शुरू हो गया।
हाँ बिल्कुल, समझ गए। तो पहला और दूसरा 6-6 महीने, फिर ये 3-3 महीने, समझे। अभी आप देख लीजिए, ये आपको मिला अक्टूबर में, तो इसकी वैलिडिटी कितनी हुई, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, समझ गए। और उसमें भी आपको कब मिला था, 15 ना अक्टूबर में मिला था, 15 सितंबर को। इसका वैलिडिटी 4 महीना हो गया, क्योंकि अगला जो मिलेगा चौथा, वो आपको मिलेगा जनवरी के लास्ट में, ठीक है, लास्ट वर्किंग डे ऑफ जनवरी, लास्ट वर्किंग डे ऑफ जैन। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम इसको 31 जन मानते हैं, ठीक है। आप लास्ट वर्किंग डे याद रखिएगा, हम सहूलियत के लिए 31 जनवरी मानते हैं, है ना। तो 31 जैन मान लिया। आप देख लीजिए, अक्टूबर का आपको 1 ही अक्टूबर को मिल चुका था, 1 ही अक्टूबर है ना, अक्टूबर के फर्स्ट में, बिल्कुल सही है ना। तो ये 1 अक्टूबर को मिला, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये तीसरा एलओसी मिला 4 महीने के लिए, 4 मंथ, ठीक है। अब उसके बाद में ये लास्ट वर्किंग डे जनवरी को मिला, तो ये कितना दिन चला, अब फरवरी और आधा मार्च, ये 1.5 महीना चला, 15 दिन ना, 1.5 माने 1.5 महीना, देख रहे हैं। और ये लास्ट में 15 दिन, क्लियर हुआ है ना। सर ये कहाँ लिखा हुआ है कि अक्टूबर के फर्स्ट दिन में मिलेगा, ये तो लिखा थर्ड एलओसी विल बी इशूड बाय अक्टूबर, है ना। हाँ मतलब वही मैंने एक अजम्पशन लिया ना। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। 15 सितंबर तक आप प्रपोजल देते हैं तो आपको अच्छा। 1 अक्टूबर तक मिल जाएगा, ओके। फिक्स नहीं है, एकदम हार्ड एंड फास्ट नहीं है, ठीक है। अब देखिए आपने क्या देखा था, पहले वाले में काम कराया, तनख्वाह दिया, कंटिजेंसी के खर्चे किए, दूसरे वाले में इसमें जीपीएफ इंक्लूड कर दिया, तीसरे वाले में नया वर्क इंक्लूड किया, देखा था ना तीसरे वाले में नया वर्क। यस सर। चौथे वाले में क्या शामिल है, रिवाइज एस्टिमेट और सप्लीमेंट्री डिमांड। देखिए ये क्वेश्चन बनता है और ट्रिकी है ये, ठीक है। चौथे वाले में रिवाइज एस्टिमेट और सप्लीमेंट्री डिमांड, समझ गए। और पांचवें वाले में ऐसा कुछ नहीं, जो बचा खुचा रह गया उसको आपको पांचवें में कंप्लीट कर लेना है। पांचवें वाले में बेसिकली फाइनल एडजस्टमेंट है, समझ गए। जो बच गया बस फाइनली एडजस्ट उसको कर लीजिए और खेला खत्म। सर रिवाइज एस्टिमेट में क्या करते हैं, रिवाइज एस्टिमेट में क्या, मैं आपको बता देता हूं, सुन लीजिए। आपका शायद ही ऐसा कोई काम है कि 100 रुपए का काम 100 रुपए में कंप्लीट हो जाएगा, शायद ही ऐसा कोई काम। 100 रुपए का काम अगर 110 तक कंप्लीट हुआ तब तक तो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के ताकत में है। अगर इसको आपको जानना है, आप लोग इसको CPWD वर्क्स मैन्युअल में देख सकते हैं, पीछे में आपका एनेक्चर 3 में दिया हुआ है, ठीक। इसको डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर के तौर पे समझ सकते हैं। 10% लिमिट है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पावर के अंदर नहीं आता है, लेकिन 10% से बढ़ गया तो, और अमूमन बढ़ ही जाता है, समझ गए। अभी हमारे यहाँ पे एक नया विधानसभा बना, नया हाई कोर्ट में प्रोविजन किया गया, तो हाई कोर्ट का जो था प्रोविजन वो था 300 करोड़ का, समझ गए। और जब खर्च हुआ तो 600 करोड़, तो बताइए 10% बढ़ा कि 100%? 100%। तो ऐसा ही होता है ना। अब अगर आपने 100% बढ़ा दिया तो ना तो ये एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पावर में आता है, ना तो सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर के, ना तो चीफ इंजीनियर के। अगर इसको कैबिनेट ही अप्रूव करेगी तो इसी को तो रिवाइज एस्टिमेट कहते हैं। सर जैसे कम होता होगा तो फिर सप्लीमेंट्री डिमांड मांगते होंगे लोग ना, कम ज्यादा जो ना भी ना, होता कम होगा तो क्या मांगेंगे, कम होगा तो उसको सेविंग कहेंगे ना, एक्सेस और सेविंग। मान लो सर एक्सपेंडिचर ज्यादा हो गया तो फिर तो डिमांड तो करेंगे ना वो, बिल्कुल सप्लीमेंट्री बिल्कुल डिमांड। बिल्कुल बिल्कुल, वही तो कह रहे हैं। हाँ वही तो, रिवाइज एस्टिमेट के आधार पर सप्लीमेंट्री डिमांड किया जाता है। अच्छा सर, ये जो एक डाउट है, ये जो फर्स्ट एलओसी है ना, उसमें हम लोग कह रहे हैं 1/6 अमाउंट अपन ले सकते हैं, है ना। हाँ हाँ, अरे सेकंड में कह रहे हैं होता है अप टू, हाँ हाँ बोलिए बोलिए। सेकंड में कह रहे हैं अप टू 80% ले सकते हैं। तो इस 80% का मतलब क्या ये है कि दोनों को मिला के फर्स्ट एंड सेकंड दोनों में ही आपको जो टोटल एस्टिमेट है ना उसमें 80% मिल जाएगा, बाकी 3, 4, 5 में 20% मिलेगा, क्या इसका मतलब यूं है? देख लेता हूँ इसमें। कह रहा ऑन द बेसिस ऑफ अलॉटमेंट ऑफ ड्राइंग एंड डिस्बर्सिंग ऑफिसर विथ चेक ड्राइंग पावर एंड द नेट कैश रिक्वायरमेंट फॉर डिस्बर्सल वर्क एंड एंसिलरी पेमेंट पावर टी कंटिन्यूटी इंटीमेटेड बाय DO, ठीक है, 20 सितंबर 20% बजट ग्रांट allocated to division।
है ना। देखिए आपको उस 6 महीने के पीरियड का जो बजट ग्रांट है, समझ गए, उसका 80%। अच्छा, समझे। तो टोटल का 1/6 और उस 6 महीने का 80%। मैक्सिमम हो, अप टू है, समझ गए, मैक्सिमम है, तो नहीं मिलता है। लिख देने से क्या होता है, कभी नहीं मिलता 80%। सर मैं ये समझ रेयर केसेस नहीं, मिलता है। 80% वाला, हाँ बोलिए। हाँ? ये 80% वाला मुझे समझ नहीं आया। The first interim letter of credit to be opened favoring check drawing and disbursing officer at the beginning of the financial year will cover the amount to the extent of 1/6 of the price budget allocation। देखिए शुरुआत में वोट ऑन अकाउंट से तो 1/6 ही मिलता है, इसमें कोई डाउट नहीं। हाँ, मतलब जैसे टोटल मिलना है, मान लीजिए 300 करोड़ अपने को टोटल मिलना है एस्टिमेशन, है ना। हाँ हाँ तो हाँ। 1/6 वोट ऑन अकाउंट से 50 50 करोड़, करोड़। ठीक है। हाँ, अब तो वोट ऑन अपन, अकाउंट से 50 करोड़ से ज्यादा नहीं मिलेगा। ठीक है, अब अपन कह रहे हैं कि अप्रैल टू सितंबर यानी सेकंड में 80% मिलता है, तो क्या मैं 300 करोड़ 300 करोड़ का 80% करूं? नहीं, नहीं, आप वो 50 करोड़ का 50% 80% कर 50 दीजिए। करोड़ का मिलेगा। किसका? जो ठीक है, जो 50 करोड़ 50 का, करोड़ 50 करोड़ का। 1/6 जो अलॉट हुआ था ना, हाँ, उसका हाँ। उसका 80%। उसका 80% मिलेगा। ओके, उस 50 मतलब करोड़ 40 का करोड़। ही 80% मिलेगा ना। हाँ, हाँ, तो 40 करोड़ हुआ। ओके, तो इसका मतलब है कि थर्ड फोर्थ फिफ्थ 250 करोड़ मिलेगा, है ना। बिल्कुल। ओके 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 सर, थैंक यू। मतलब आप देखिए वोट ऑन अकाउंट का जब तक आप खर्च करें, नहीं ऐसा नहीं है, सेकंड में ही आपको मिलना चालू हो जाएगा। वोट ऑन अकाउंट में 80% से ज्यादा खर्च नहीं कर पाएंगे। सेकंड में तो सर एप्रोप्रिएशन आ ही गया ना, एप्रोप्रिएशन तो पास हो गया सेकंड। अप्रोप्रिएशन तो अप्रूवल हो गया ना, जैसे आपका जो है ये पोस्ट खर्च अप्रूवल है वोट ऑन अकाउंट। अप्रोप्रिएशन तो प्रायर अप्रूवल है। अप्रोप्रिएशन ने जब आपको अप्रूव कर दिया तो आप तो जितना चाहे उतना खर्च कर सकते हैं, मतलब आपका जो डिमांड उसके अकॉर्डिंगली। वोट ऑन अकाउंट में 80% से ज्यादा नहीं जाएगा। अच्छा अच्छा, कि 1/6 लिया है तो उसका 1/6 का 80% ही खर्च करना है ना सर। केवल वोट ऑन अकाउंट में। हाँ बिल्कुल, वोट ऑन अकाउंट का। ओके ओके, ठीक है। अप्रोप्रिएशन में तो पूरा, अप्रोप्रिएशन में जितना मिल गया उतना। हाँ हाँ, फर्स्ट में 1/6 का 80%। ओके सर। हाँ ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ तक हमने देख लिया आपके कुल मिलाकर के 5 एलओसी। ठीक है, एलओसी दिया किसने, एलओसी सेल ने। एलओसी सेल में कौन बैठा हुआ है, एलओसी का अकाउंट ऑफिसर। ठीक है, और वो कहाँ है, सीपी ऑफिस में है, राइट। 5 एलओसी में आपने किस किस तरीके से खर्च किए, उसका प्रोग्रेस क्या है, कितना टाइम ड्यूरेशन है। ठीक है, दिस विल बी टुडेज क्लास एंड द एंड ऑफ द चैप्टर। ठीक है, एंड चैप्टर नहीं, एंड ऑफ द टुडेज क्लास। ठीक है, तो हाँ ज्ञान देव जी आप कुछ पूछना चाहते हैं, बिल्कुल पूछिए, आपने हैंड रेज किया है, पूछिए। सर मैं ये कह रहा था, जो थर्ड एलओसी है जिसमें 15 सितंबर को प्रपोजल दिया जा रहा है, तो फोर्थ एलओसी में भी तो कोई प्रपोजल देने की डेट होगी ना। हाँ है ना, उसमें अगर दिल्ली के अंदर वाले हैं तो उसका डेट है, बिल्कुल है, 10 तारीख है, 10 मार्च। नहीं वो सर वो 5th है। किसमें है, 10 मार्च 5th है सर वो। ठीक है, हाँ 5th वाले में है। ये 4th वाले में डेट लिखा हुआ नहीं है, इसलिए मैं आपको बता नहीं पाऊंगा। वाले में डेट लिखा हुआ नहीं है, फोर्थ में डायरेक्ट लिखा है लास्ट में। ठीक है, ओके सर एक क्वेश्चन है आपसे, ये हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, वीडियोस में से कंप्लीट हो तो जोर से बोलिए, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। ओके, ये कैश जो है नहीं आपकी आवाज नहीं आ रही है, नहीं आ रही है, ये साउंड इज नॉट क्लियर। सर एलओसी का फुल फॉर्म एक बार बता देते, सॉरी। लेटर ऑफ क्रेडिट, लाइन ऑफ कंट्रोल इंडिया पाकिस्तान। लेटर ऑफ बुक में लिखा नहीं है ठीक ना। है, हाँ मैं बता रहा हूँ ना, मैं हूँ ना। ठीक है, और कुछ तो एंड करें। आज सर क्लास बहुत चलिए, अच्छी अच्छा थी। खत्म का हुई ऐसा ही सुन करके मजा आ जाता ना। ठीक है, मैं कह रहा हूँ सुनिए, संडे को सुबह में आप लोग आ जाइएगा, ठीक है, 11 बजे। और इस वाले में नहीं, ठीक है सर। संडे वाला जो बैच है उसमें। ठीक है, ओके ओके सॉरी। हाँ तो मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगा, आप लोग आ जाइएगा। अरे क्लासरूम आईडी मैंने शेयर कर दिया, आप लोग क्लासरूम आईडी से एंट्री कर सकते हैं। ओके वो मैंने करनी होती है। ठीक है ना, थैंक यू एंड गुड नाइट।